हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर कर लिया है, यानी अब तक इस चैप्टर के टोटल 50 क्वेश्चंस हम लगा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रेस्पेक्टिवली। आप जानते हैं कि जो मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लेकिन हमें बताना है ऐसे दो एग्जांपल्स जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, दूसरा हमें बताना है ऐसा दो एग्जांपल जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो। ठीक, दोनों में हमें पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बताना है। तो देखिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट में हम क्या लिख सकते हैं, जो सबसे अच्छे कंडक्टर हमारे माने जाते हैं वो क्या होता है, हमारा सिल्वर, और क्या होता है हमारा कॉपर। और आप जानते हैं कि इन्हीं का यूज़, जैसे सिल्वर का यूज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन कॉपर का यूज़ हम किस में करते हैं, वायर्स को बनाने के लिए। ठीक, और कॉपर्स की कई वेसल्स भी आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अब हमें बताना है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो देखिए, जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं वो हमारे होते हैं लीड यानी Pb, और क्या होगा हमारा, आप बताइए, मरकरी। ठीक, जिसको हम डिनोट करते हैं Hg से। ये क्या है, हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसका इस्तेमाल आप कुकिंग वेसल्स को बनाने में कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा सिल्वर। लेकिन जो सिल्वर होता है ये हमारा काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे कॉपर को। ठीक, तो अगर एमसीक्यूज़ में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। यहाँ पे कुछ लिखने वाला नहीं था, इसलिए हमने अलग से लिख के आपको नहीं दिखाया। 52 में देखिए, नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आल्सो नेम टू मेटल हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लेस दैन 310 केल्विन या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हमें ऐसे नॉन मेटल या फिर मेटल बताने हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हैं कि जो मेटल होते हैं वो नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं हमारे, वो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स गैसियस फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो कई एक्सेप्शन भी हैं, जैसे एक मेटल हमारा वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में, ऐसा ही एक नॉन मेटल भी है। तो अगर हम बात करें मेटल की, तो ऐसा मेटल है हमारा कौन, मरकरी। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो ऐसा एक मेटल होता है हमारा कौन, ब्रोमीन। ये भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में। अब हमसे पूछा गया है कि ऐसे दो मेटल्स के नाम बताइए जिनकी मेल्टिंग पॉइंट इतने केल्विन से भी कम होती है। इसका मतलब ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 36-37 डिग्री के आसपास, ये उससे भी इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है कम होती है। इसका मतलब ये कि अगर आप इस मेटल को अपने हाथ में रखेंगे तो ये सिर्फ आपके हैंड की लैटेंट हीट की वजह से ही क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। तो इतनी कम मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है, तो आप लोगों ने दो मेटल्स को पढ़ा होगा आपकी बुक में, जो कि है हमारा सीज़ियम और गैलियम। जैसे सीज़ियम है हमारा सीज़ियम, इसको हम डिनोट करते हैं Cs से, और जो हमारा दूसरा मेटल है वो है हमारा गैलियम, जिसको हम डिनोट करते हैं Ga से। ठीक, तो ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होती है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम होती है। यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है। आ रही है बात समझ में। और जो ये सीज़ियम होता है ये हमारा 28.5 डिग्री सेल्सियस का होता है। वहीं अगर हम बात करें गैलियम की, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट आपको समझ में आया। तो अगर आप ये वैल्यूज़ याद कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में इस वैल्यूज़ को लिखेंगे तो काफ़ी आपका जो क्वेश्चन जो आंसर है वो इन्फॉर्मेटिव बनेगा। आई बात समझ में। तो ये जो मेटल है इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, जिसकी वजह से हमारी हाथ की लैटेंट हीट की वजह से ही ये मेल्ट हो सकते हैं। 53 देखिए, एन एलिमेंट ए रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अ कंपाउंड बी। हमारे पास कोई एलिमेंट ए है, हमें ये नहीं बताया गया है कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल। तो ये जो एलिमेंट ए है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बी बनाएगा, विच इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। अब इसी से आप समझ गए होंगे कि किसकी बात की जा रही है।
फिर आगे दिखाया गया है कि जो कंपाउंड बी है हमारा, जब हम उसको हीट करेंगे तो ऑक्साइड सी बनाएगा, जिसका अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं वाटर के साथ तो ये दोबारा से हमें क्या दे देगा, कंपाउंड बी। तो देखिए कंपाउंड बी को जब आप हीट करेंगे तो ऑक्साइड सी मिलेगी, और जब ऑक्साइड सी को आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो दोबारा से हमारा क्या मिल जाएगा, बी। अब हमें बताना है कि ए बी सी क्या है और हमें रिएक्शन भी बतानी। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वाइट वॉशिंग, उसी से काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि जिस एलिमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है हमारी, वो मेटल है। और मेटल में कौन सा मेटल, कैल्शियम। आ रही है बात समझ में। तो देखिए जब आप कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब आप इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलेगा। और जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को आप दोबारा से वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको दोबारा से क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए इसको लिख के समझते हैं। देखिए एलिमेंट ए इज़ कैल्शियम, जिसका आप लोग जानते हैं ए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। जब आप कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में यहाँ पे H2 गैस भी रिलीज़ होती है, ठीक। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम वाइट वॉशिंग में करते हैं। उसमें क्या होता है, हम कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइम से CO2 गैस को पास कराते हैं और हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जिसका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिस भी हम वॉल पे अप्लाई करते हैं, जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड सब्सटेंस बना लेता है, जो कि होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कंपाउंड बी को यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमें हीट करना है। तो देखिए जब आप इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड साथ में वाटर। आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ी होगी फर्स्ट चैप्टर में, स्लैकिंग ऑफ लाइम। स्लैकिंग ऑफ लाइम में क्या था, आप लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कराया था, वाटर के साथ रिएक्ट कराया था, तो आपको मिला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेम यही प्रोसेस का रिवर्स यहाँ पे दिखाया गया है कि यानी जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हीट करते हैं तो आपको यही रिएक्टेंट यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बी था, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है हमारा वो क्या हो गया, सी। तो जब आप इस सी को दोबारा से जो सी हमारा, इसको हम बॉन्ड लाइम भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोबारा से आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको दोबारा क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये रिवर्स रिएक्शन दिखाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, एन एल्कली मेटल ए गिव अ कंपाउंड बी मोलिकुलर मास 40। On reacting with water, the compound B gives a soluble compound C on treatment with aluminium oxide। हमारे पास कोई एल्कली मेटल यानी यहाँ पे बेस की बात की जा रही है ए, जब आप क्या करते हैं, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें कंपाउंड बी देता है, और ये जो कंपाउंड बी है इसका मोलिकुलर मास कितना है, 40। फिर क्या होता है, ये जो कंपाउंड बी है इसको जब आप ट्रीट कराएंगे एलुमिनियम ऑक्साइड के साथ तो ये हमें एक कंपाउंड सी देगा, जो कि क्या है, हमारा सॉल्युबल है। तो हमें बताना है ए बी सी क्या है और जो रिएक्शन इन्वॉल्व है हमें वो बताना है। तो देखिए जो यहाँ पे मोलिकुलर मास दिया है कंपाउंड बी, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी किया था। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, जो मेटल ए है इसका एटॉमिक मास निकालेंगे। जब एटॉमिक मास हमें मिल जाएगा तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ए क्या है। अब जैसे ही हमने मेटल ए को आइडेंटिफाई कर लिया बाकी के रिएक्शन की वजह से, यानी जब हम मेटल ए को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें बाकी के जो कंपाउंड है बी और सी वो आसानी से पता लग जाएंगे। तो देखिए बी का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40। तो लेट्स से कि हमने जो मेटल लिया था वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्साइड बना रहा है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आपको नहीं बताया जाए कि क्या कौन सा मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आप उसको एज्यूम कर लीजिएगा कि लेट्स से कि वो मेटल ए है, ठीक। तो मेटल ए को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे उसका एक हाइड्रोक्साइड हमें देखने को मिला, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब ये हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसकी मदद से, और हमें मॉलिक्यूलर मास तो पता ही है, इसकी मदद से हमने ए का एटॉमिक मास निकालना है। तो देखिए बी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सब का एटॉमिक मास का सम। तो लेट्स से कि ए का एटॉमिक मास कितना है, x है, प्लस में 16 यानी ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है। आप इनका सम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 23। और आप जानते हैं कि जो सोडियम होता है हमारा उसका एटॉमिक मास होता है कितना, 23, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है हमारा, 11 होता है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो मेटल ए है
वो है हमारा सोडियम। अब हमें क्या करना था, सोडियम को ट्रीट करना था वाटर के साथ, तो यहाँ पे बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब क्या करेंगे हम, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हमें क्या करना था, रिएक्ट करना था। तो देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaAlO2। अब यहाँ पे इसका केमिकल इक्वेशन देखिए, Al2O3 और NaOH ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक एल्यूमिनियम लूज़ करके और एक ऑक्सीजन लूज़ करके बना लिया है NaAlO2। साथ में जो बचा है हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इससे मिल गया हमें H2O। अब इस एक केमिकल इक्वेशन को जब आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुके हैं। आई बात समझ में? Question number 55. Give the reaction involved during extraction of zinc from its ore by रोस्टिंग ऑफ आयरन और कैल्शिनेशन ऑफ जिंक ओर। तो यहाँ पे रोस्टिंग लिखा है, यानी यहाँ पे जिंक की जो ओर है वो सल्फाइड के फॉर्म में होगी, और यहाँ पे कैल्शिनेशन लिखा है, यानी जिंक की जो ओर है वो कार्बोनेट के फॉर्म में होगी। तो हमें यही प्रोसेस लिखना है जिसकी वजह से हम इस ओर से प्योर मेटल को ऑब्टेन करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या किया है, रोस्टिंग किया है। इसका मतलब ये कि रोस्टिंग की जाती है किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जिंक अपने सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और इसको हम जिंक ब्लेंड ओर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका रोस्टिंग कराना, यानी इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे। तो हम जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं, मेटल सल्फाइड को हीट करते हैं या फिर उसकी रोस्टिंग कराएंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा, जो कि हमारा ZnO, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हमें मिल रहा है। साथ में यहाँ पे सल्फ़र था, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक गैस बना लेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो कि टॉक्सिक इन नेचर होता है। अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड को हम क्या कराएंगे, रिड्यूस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ चोक। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पे मेटल ऑक्साइड को कार्बन की प्रेजेंस में, यहाँ पे चोक यानी कार्बन होता है, इसकी प्रेजेंस में हीट कराया है। तो हमें मिला क्या, जिंक, साथ में यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिली है। अगर हम बात करें कैल्शिनेशन की, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोनेट की ओर होगी, तो यहाँ पे जब हम इसका कैल्शिनेशन कराएंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड साथ में CO2 गैस मिलेगी। अब यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है, इसका हम कार्बन के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, हीट कराते हैं, तो हमें हमारा प्योर मेटल जो कि है जिंक सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पे वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो केमिकल इक्वेशंस हैं ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अ मेटल M does not liberate hydrogen from acid but react with oxygen to give a black color product। यहाँ बोला गया है कि कोई एक मेटल M लिया है हमने, जो कि एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, यानी यहाँ पे हमें कोई भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये कि जो मेटल M है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसी वजह से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब क्या लिखा है कि जो मेटल M था वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बना लेता है एक ब्लैक कलर प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में एक एक्टिविटी पढ़ी होगी, लास्ट वाली थी एक्टिविटी 1.11, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब कॉपर को हीट करते हैं, यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बना लेता है, क्या होता है हमारा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड। जिन लोगों को वो एक्टिविटी ध्यान में होगी वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो हमें बताना है कि मेटल M कौन सा है, जो ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बना है वो क्या है हमारा, और हमें बताना है इसका केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 56 है, आंसर इसका है, जो मेटल M है हमारा वो कॉपर है। कॉपर हमने कैसे पहचाना कि वो कॉपर, पहली बात तो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, दूसरा वहाँ पे दिया गया था कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बनाता है, और ऐसा क्वेश्चन हमने एक्टिविटी 1.11 में भी देखा था। तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव है कॉपर हाइड्रोजन से, इसकी वजह से यहाँ पे ये HCl के साथ कोई रिएक्शन इशू नहीं करेगा। अब जब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो क्या
यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा, तो आंसर होगा नहीं। दूसरा, ये जो कॉपर है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और जब आप इसको हीट करते हैं तो बना लेता है क्या, ब्लैक कलर का कार्बन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर जो होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, कॉपर पाउडर लिया होता है हमने, ये ब्राउन कलर का होता है। जब आप इसको ऑक्सीजन पास कराएंगे तो ये क्या हो जाता है, ब्लैक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक, तो ये ब्लैक कलर का प्रोडक्ट हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड A2O3, यानी जो एलिमेंट है हमारा वो हमने ए माना है, यानी हमें पता नहीं है कि वो एलिमेंट क्या है, हमें प्रिडिक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। विच इज़ एन एसिडिक इन नेचर, ये जो A2O3 ऑक्साइड यहाँ पे है ये एसिडिक इन नेचर है। अब आपको ये बताना है कि जो ए है मेटल है या फिर नॉन मेटल। तो फिर से आप लोगों को चैप्टर सेकेंड याद करना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं, वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की तो वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एसिडिक इन नेचर है, यानी यह पक्की बात है कि जो मेटल ए है हमारा, जो एलिमेंट ए है हमारा वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। तो देखिए यहाँ पे, एज द ऑक्साइड इज एसिडिक सो ए इज़ नॉन मेटल बिकॉज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है आपको। अब आप क्या करिए कि जो यहाँ पे चार्ज दिया था, क्या दिया था, A2O3, इसका मतलब ये कि ए क्या है, +3 फॉर्म में। तो आपको इसी से प्रिडिक्ट कर लेना है कि ये जो बात की जा रही है नॉन मेटल की वो हमारा कौन सा हो सकता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे मेटल होता तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एल्युमिनियम जो होता है वो +3 में होता है, तो यहाँ पे हमारा जो मेटल होता है वो एल्युमिनियम हो जाता। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल है, तो ऐसा नॉन मेटल जो +3 वैलेंसी शो करता है वो कौन सा होता है, हमारा बोरॉन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्साइड है हमारे वो है B2O3 और यहाँ पे B स्टैंड फॉर बोरॉन। आई बात समझ में, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया था कि बताइए ये ऑक्साइड कौन सी है, लेकिन आपको इतना सेंस होना चाहिए कि अगर यहाँ पे आपको दे दिया गया है चार्ज तो आप उसका ऑक्साइड बना सकें। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 58। अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वॉज केप्ट इन एन आयरन पॉट. After few days, the iron pot was found to have a number of holes in it. Explain the reason in the terms of reactivity. Write the equation of the reaction involved. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कोई आयरन का पॉट लिया था और उसमें एक सोल्यूशन डाल दिया जो कि था हमारा कॉपर सल्फेट का। तो आप सभी जानते हैं कि जो आयरन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो हुआ ये होगा कि ये जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया होगा और बना लिया होगा फेरस सल्फेट, और इसी वजह से धीरे धीरे हमारे पॉट का जो आयरन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगा होगा और इसी वजह से हमें उस पॉट में अनलार्ज नंबर ऑफ होल्स देखने को मिले होंगे। अब हमें इसका रिएक्शन रिएक्टिविटी के टर्म्स में एक्सप्लेन करना है और दूसरा इसका इक्वेशन लिखना है। तो देखिए, हम एक कह सकते हैं कि आयरन मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। इसकी वजह से इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इसी के साल्ट में से जो कि हमारा कॉपर सल्फेट। तो अब हमें रिएक्शन लिखनी थी, तो आयरन का हमने पॉट लिया यानी ये अपने सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन डाला यानी ये एक्वस फॉर्म में। तो जब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, आप जानते हैं ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये ब्लू कलर का होता है, तो यहाँ पे जो फेरस सल्फेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, पेल ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये रिएक्शन हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ी हुई है। तो फेरस सल्फेट बन जाता है, साथ में यहाँ पे कॉपर हो जाता कॉपर हमें मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयरन जो है पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में और इसी वजह से आपको लार्ज नंबर ऑफ होल्स देखने को मिल रहे हैं। आ रही है बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियोज़ में हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप अब तक के जितने भी क्वेश्चन हुए, चाहे वो MCQs हों या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो सभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो NCERT एग्जाम्पलर करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए रिलायबल क्वेश्चन मिल जाते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो NCERT एग्जाम्पलर है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, और अगर कुछ चेंजिंग आती है तो उसमें कुछ डाटा चेंज कर दिया जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन का टाइप होता है वो सेम होता है, सिमिलर होता है। आ रही है बात समझ में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है NCERT एग्जाम पर करना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।